नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में इस समय राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज चल रहा है, कुछ ज़मीन पर और कुछ ज़मीन के ऊपर। ज़मीन पर जो चल रहा है वो चुनाव में नतीजों के जरिए पता चल रहा है, और कुछ और जो चल रहा है वो आने वाले समय में, यानी अगले साल जिन 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें दिखाई देगा। लेकिन उनकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और ज़मीन के ऊपर जो चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। पार्टियां टूट रही हैं, सांसद टूट रहे हैं, विधायक टूट रहे हैं, और जो नेता हैं उनके, उन पार्टियों के, वो असहाय खड़े हैं। वो अपनी पार्टी पर उनका कभी कंट्रोल था, आज की तारीख में आज जो परिस्थितियां उसको देखकर लगता नहीं कि कभी ऐसा कंट्रोल उनका पार्टी पर था। कंट्रोल से मेरा मतलब अपनी पार्टी पर प्रभाव था, पार्टी के लोगों पर प्रभाव था। और ये प्रभाव क्यों होता है राजनीति में? ये प्रभाव होता है जब नेता की ये ताकत हो कि वो लोगों को जिताकर ला सके। जिस दिन जिताकर लाने की शक्ति खत्म हो जाती है, या जिताकर लाने की शक्ति की उम्मीद खत्म हो जाती है, दूसरी परिस्थिति में ज़्यादा नुकसान होता है। जब लोगों को उम्मीद नहीं रह जाती कि नेता अब हमको वोट दिलाकर जिताकर ला सकता है, तब नेता से विश्वास हट जाता है, भरोसा टूट जाता है। फिर जो लोग होते हैं वो विकल्प की तलाश में लग जाते हैं। जिनको कोई विकल्प नहीं रहता वो उसी हालत में वहीं पड़े रहते हैं। जिनको जरा भी विकल्प की संभावना दिखाई देती है तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। और इस समय विकल्प के दरवाजे बहुत तरफ खुले हुए हैं, अलग अलग तरीक़ों से खुले हुए हैं। पहले एक ज़माना था जब दल बदल विरोधी कानून नहीं था तो कोई किधर भी जा सकता था। फिर दल बदल विरोधी कानून आया तो 1/3 जा सकते थे। फिर उसमें संशोधन हुआ 2003 में कि 2/3 अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं मर्ज करना पड़ेगा। अब मर्जर के लिए पार्टी चाहिए, और पार्टी ना हो तो क्या हो, उसका नया तरीका निकल गया कि कोई भी पार्टी, जो जैसे शेल कंपनी होती है वैसे शेल पार्टियां भी होने लगी। अभी आपने NCPI का देखा, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद ऐसी पार्टी में चले गए जिसका नाम इस देश के 99.999% लोगों ने सुना भी नहीं होगा। लेकिन संवैधानिक रूप से तो वो सही है। अब आप राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से उसको गलत बताते रहें, उसकी आलोचना करते रहें, लेकिन उसमें संविधान का उल्लंघन नहीं है कहीं, तो इसलिए अदालत भी ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में आजकल बहुत तेज चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है। टूट सकती है मतलब अभी उसके सांसद टूट सकते हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव की संभावना अगर देखें तो अगर जो लोग 2024 में अभी भी जी रहे हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूँ, वो बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। 2024 बहुत पीछे छूट चुका है। वैसे तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है घटनाक्रम को देखकर कि ये कई दशकों पुरानी बात है। 2024 के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उनके जो नतीजे आए हैं वो बता रहे हैं कि 2024 एक अपवाद था। उसको आप पैमाना मानकर भविष्य की राजनीति के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो आपको वर्तमान में आना पड़ेगा। वर्तमान मतलब जो अभी विधानसभा, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं या जहां होने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी टूटेगी कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि इस बात की चर्चा शुरू हो गई। आप देखिए, आज तक जब से बनी है समाजवादी पार्टी, 1992 में गठन हुआ था समाजवादी पार्टी का, जब चंद्रशेखर जी की पार्टी से निकलकर मुलायम सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। तब से समाजवादी पार्टी टूट सकती है, उसमें टूट हो सकती है, इसकी कभी चर्चा भी नहीं होती थी और कभी टूटी भी नहीं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि चर्चा हो रही है, और बहुत गंभीर लोग चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है। दावे किए जा रहे हैं, कोई 20 सांसदों का दावा कर रहा है, कोई 25 का कर रहा है, कोई 27 का, कोई 29 का। ये जितनी संख्याओं की बात हो रही है, ये सब सही हो सकती है और सब गलत हो सकती है। लेकिन युद्ध हो या राजनीति, पहला हमला मनोवैज्ञानिक होता है।
कि ये संदेह पैदा कर दो अपनी क्षमता में, अपनी ताकत पर, अपनी एकता पर संदेह पैदा कर दो, दुश्मन के खेमे में संदेह का बीज बो दो कि आपके अपने धोखा दे सकते हैं। सबसे बुरी स्थिति होती, चाहे वो सेना हो और चाहे राजनीतिक दल हो, जब उसे अपनों से खतरा महसूस होने लगे और हर समय वो पीछे मुड़कर देखे कि हमारे साथ कितने लोग अब भी हैं, और फिर ये भी देखता है कि कितने लोग गंभीरता से साथ हैं, कितने लोग सिर्फ दिखावे के लिए हैं, जिनको विकल्प नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी ही हो गई है। महाराष्ट्र में तो पार्टियां लगभग खत्म ही हो रही हैं। आपने देखा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या हुआ, उससे पहले आपने देखा था कि एनसीपी और शिवसेना का क्या हुआ था। अब शरद पवार का नंबर है। शरद पवार का सारा गुमान चकनाचूर हो चुका है, सारा अहंकार टूट चुका है। अब उनकी पार्टी जो बची खुची है वो टूटने वाली है। लेकिन इन सब के बारे में ये टूट सकते हैं, इसकी संभावना या आशंका, जो भी कहना चाहें आप, जिस जगह पे खड़े हैं उसके अनुसार ये व्यक्त की जाती रही है। इसको कोई असंभव नहीं मानता था, लेकिन समाजवादी पार्टी टूट सकती है, इसको संभव नहीं माना जाता था। इसकी चर्चा भी नहीं होती थी कि पार्टी टूट सकती है। चुनाव के समय, चुनाव से पहले जिनका टिकट कटता है वो इधर उधर भागते हैं, वो अलग चीज़ है, वो उसको पार्टी की टूट नहीं कह सकते आप। लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी में टूट की चर्चा बहुत तेज चल रही है। तो टूट की चर्चा चलने का, या जो भी ये जो घटनाक्रम हो रहा है राजनीतिक, उसमें एक बड़ा कारण नेताओं का व्यवहार है। नेताओं का अपने कार्यकर्ताओं से मिलने से इनकार करना है। आम जनता से और कार्यकर्ता से संपर्क और संवाद टूट जाना है। ये शिकायत हर जो पार्टी टूट रही है, हर पार्टी में ये शिकायत है। जो नहीं टूटी है वहाँ भी शिकायत है। और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ये शिकायत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी ये शिकायत है। ऐसे नेता हैं और ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो कार्यकर्ताओं से मिलना अपनी हेठी समझते हैं, समय की बर्बादी समझते हैं। उनको महत्व देने का मतलब समय की बर्बादी समझते हैं। तो भाजपा के साथ ये बहुत जल्दी नहीं होगा जो दूसरी पार्टियों के साथ हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है। और दूसरा, पीछे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति है जो 24/7 लोगों के संपर्क में रहता है। ये ऐसा संगठन है जो कभी सोता नहीं है, हर समय काम में लगा रहता है। और ये कोई बड़ी सभाएं नहीं करता, रैलियां नहीं करता, ये छोटे छोटे समूहों में, बल्कि मैं कह रहा हूँ परिवार के स्तर पर लोगों से संपर्क संवाद स्थापित करता रहता है। उसमें कितनी सफलता मिलती है नहीं मिलती है वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रयास में कमी नहीं आती। वही दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। वही भारतीय जनता पार्टी को दूसरे दलों से अलग करती है। फिर बात जो है उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी की, तो पश्चिम बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस के जो बागी थे उनके लिए जाने की कोई जगह नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही घोषणा कर दी थी कि हम टीएमसी के किसी नेता, सांसद, विधायक को नहीं लेंगे अपनी पार्टी में। तीसरी कोई पार्टी है नहीं, कहने को तो कांग्रेस और सीपीएम है, लेकिन वो उनका वजूद नहीं के बराबर है। तो वहाँ जाने का सवाल नहीं था और वो लंबे समय से उनको जनता ने रिजेक्ट कर रखा है। कांग्रेस पार्टी को 1977 में रिजेक्ट किया और सीपीएम को 2011 में रिजेक्ट किया। फिर मुड़कर लोगों ने देखा नहीं इन पार्टियों की ओर। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश में 3 प्लेयर हैं, कहने को 4 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को आप गिनती में मत रखिए, कांग्रेस में कोई जाना नहीं चाहेगा। कांग्रेस के लिए तो मुश्किल है कि वो 403 अगर सीटों पर लड़ना हो तो उम्मीदवार कहाँ से लाए, और 403 सीटों पर लड़े तो क्या वो 1 दर्जन 2 दर्जन उम्मीदवारों की जमानत बचाने की स्थिति में है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की बात मत कीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वर्तमान राजनीतिक परिवेश में भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी को जितना खतरा है, मैं ज़मीन के ऊपर की बात कर रहा हूँ, ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव से पहले और चुनाव के समय भी बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा बड़ा खतरा है सपा के लिए बजाय भाजपा के।
सपा के ज़्यादातर नेता ऐसे होंगे, वह इक्का दुक्का 2-4-6 की बात छोड़ दीजिए, वो समाजवादी पार्टी में आने की बजाय ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे बहुजन समाज पार्टी में जाने की। और समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता हैं, वो भाजपा में तो आने का उनका सवाल नहीं है। वो अगर छोड़ेंगे पार्टी, पहली बात तो जल्दी छोड़ेंगे नहीं, अगर छोड़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी में वो घर वापसी जैसा महसूस करेंगे। उनको जो है वहाँ ज़्यादा सहूलियत और सुकून महसूस होगा। और बहुजन समाज पार्टी के पास अपना 13% का कोर वोट है, पूर्वांचल में वोट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा ताकतवर है ज़मीन पर। उसके पास जाटव और अगर मुसलमान आ जाए तो फिर समाजवादी पार्टी उसका दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता के लिए बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प है। अगर वो समाजवादी पार्टी से ऊब गए हैं या समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं रह गया है, या उनको लगता है कि कुछ भी कर लें, हम थोक में वोट देते हैं समाजवादी पार्टी को तब भी भाजपा को हरा नहीं पा रही है, तो उनके लिए विकल्प बहुजन समाज पार्टी है। अब ये बहुजन समाज पार्टी पर है कि वो लोगों के मन में, खासतौर से मुस्लिम समाज के मन में समाजवादी पार्टी के प्रति कितना अविश्वास पैदा कर पाती है। जितना अविश्वास की मात्रा बढ़ेगी सपा के प्रति मुसलमानों में, उतना बहुजन समाज पार्टी का फायदा होगा। और बहुजन समाज पार्टी का फायदा होने का मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट भाजपा का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुसलमान थोक के भाव में जो अभी समाजवादी पार्टी को वोट करता है वो बसपा को वोट करने लगेगा। एक हिस्सा, और हो सकता है बड़ा हिस्सा, समाजवादी पार्टी के साथ ही रहे, लेकिन एक हिस्सा बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकता है जो जाता रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार होगा, ऐसा होता रहा है। ये कोई फर्स्ट टाइम इवेंट नहीं होगा, ये रिपीटिशन होगा जो पहले होता रहा है कई दशकों तक। 2-3 दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसे ही चलती रही है। मुसलमान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बढ़ता रहा है। ज़्यादा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ और थोड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी के साथ। वो तो मुसलमानों की दूरी बहुजन समाज पार्टी से 2 कारणों से बढ़ी। एक, कांशीराम का वो बयान, जब उन्होंने कहा कि ये मुसलमान सिर्फ हमारा वोट लेने के लिए आते हैं, विधायक और सांसद बनने के लिए हमारे पास आते हैं, दलितों का वोट लेते हैं लेकिन अपना वोट दलित उम्मीदवारों को नहीं देते हैं। जब उन्होंने भीम और मीम की थ्योरी को मानने से मना कर दिया, ये संभव नहीं है। दूसरा कारण बना जब 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, तो मुसलमानों की नज़र में वो संदिग्ध हो गई। मुसलमानों को लगा कि उनको वोट देंगे, अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे तो वो कभी भी भाजपा से हाथ मिला सकती है। अब भाजपा उस स्थिति में नहीं रही कि उससे बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाने की ज़रूरत हो। वो अपने आप में इतनी ताकतवर हो गई है कि उसे किसी ऐसी पार्टी के साथ की ज़रूरत नहीं है, और वो साथ देकर भी बहुजन समाज पार्टी को या मायावती को मुख्यमंत्री बना देगी, ऐसा तो होने वाला नहीं। तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इसलिए मुसलमान को बहुजन समाज पार्टी के भाजपा से मिल जाने का उतना खतरा नहीं है जितना पहले था। हालांकि अब भी छवि यही बनाई जाती है कि बसपा भाजपा की बी टीम है, लेकिन पिछले चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो पूर्वांचल में बसपा ने भाजपा का ज़्यादा नुकसान किया बजाय सपा के। सपा को जो बढ़त मिली वो सुभाषपा के कारण, यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कारण मिली। वरना जैसे ही थोड़ा ठीक से लड़ी बहुजन समाज पार्टी पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, भाजपा का बड़ा नुकसान हो गया। वो नुकसान और बड़ा हो गया लोकसभा चुनाव में। उसके कारण अलग थे, उस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव आप मानकर चलिए कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच लड़ा जाएगा। ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा, लेकिन पूरे प्रदेश के स्तर पर नहीं होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा की लड़ाई होगी,
क्योंकि एक तीसरी पार्टी जो बीच में हो सकती थी, राष्ट्रीय लोकदल, वो भाजपा के साथ है। तो इसलिए लड़ाई सीधी बसपा और भाजपा के बीच में होगी। पूर्वांचल में ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा, वहाँ भाजपा, बसपा और सपा तीनों के बीच लड़ाई होगी। और अगर पूर्वांचल में बसपा मुस्लिम वोट काटने में सफल होती है, मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़ने में सफल होती है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का होने वाला है। तो इसलिए इस समय चर्चा बहुत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, किस तरह से लड़ेगी, क्या मुद्दे होंगे, और समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद से पीडीए कर रहे हैं। उस पीडीए का कोई असर ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। वो पीडीए क्या है ये ज़मीन पर कोई जानता भी नहीं है। सिर्फ अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को मालूम है और सोशल मीडिया पर पता है। लेकिन पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक काल बन सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। पूर्वांचल में आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, ट्रेडिशनली कमज़ोर रही है। उससे फ़ायदा तभी होता है जब ये कंटेस्ट ट्रायंगुलर होता है। सीधे कंटेस्ट में उसका नुकसान होता है। तो अगर सचमुच ट्रायंगुलर कंटेस्ट हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा, सपा और बसपा के बीच में, तो आप मानकर चलिए कि जो कमी 2022 में रह गई थी और 2024 में जो बढ़ गई थी, वो सारी कमी की भरपाई हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई के लिए तैयार है? अगर इसका जवाब हाँ है तो भाजपा का बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। अगर इसका जवाब नहीं है तो सपा के लिए संघर्ष और कठिन होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल जाति के आधार पर नहीं लड़ती, वो मल्टी प्रॉन्ग लड़ाई करती है। वो जाति को भी साधती है, वो विकास को भी साधती है, वो सांस्कृतिक हिंदुत्व को भी साधती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी साधती है। तो ये जो उसके पास इतने सारे हथियार हैं, इतने सारे नैरेटिव हैं, उनमें से कुछ न कुछ तो चलता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई ये और कठिन हो गई है। और जिस तरह का, खास तौर से फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा आया है, जहाँ 30% मुस्लिम आबादी थी, वहाँ जिस तरह की मात दी है तृणमूल कांग्रेस को भाजपा ने, उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो भी किला गढ़ है वो बहुत बड़े खतरे में है। उसका ढहना तो अभी तय लग रहा है। सवाल यह है कितने बड़े पैमाने। क्या समाजवादी पार्टी 2017 का जो आंकड़ा था 47 सीट का, वहाँ जाने वाली है, या 2022 का जो आंकड़ा है उसके आसपास रहने वाली है? मुद्दा सिर्फ इन दो बातों का है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसकी तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन बीजेपी की जीत कितनी बड़ी होगी, इसमें इस बार बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।